हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ एआरडी, जहां हम नाबार्ड के एआरडी के लिए लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 4। इफ़ यू हैव नॉट वॉच लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, so please go on our channel and watch it from the playlist. It's for the upcoming NABARD 2025, and also we are running PIP series, scheme series. If you haven't watched that too, so please go and watch. हमने लेक्चर 3 में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पढ़कर छोड़ा था. वी स्टडीड अ लिटिल ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन बट सम पोर्शंस वर लेफ्ट, सो आई थॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम अगेन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. सो वी स्टडीड इट. एग्रोक्लाइमेटिक जोन एक एरिया होता है जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सॉइल का टाइप सेम है, टोपोग्राफी सेम है, रेनफॉल और क्रॉपिंग पैटर्न सेम है. सेम मतलब सिमिलर है, ताकि ये सिमिलैरिटी की वजह से जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो सकती हैं, द फार्मिंग प्रैक्टिसेस कुड बी अडॉप्टेड एंड दैट वुड ऑल्सो बी सेम, और टारगेटेड चीज़ें अडॉप्ट हो सकती हैं. सो देयरफॉर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैव बीन क्रिएटेड. Now we studied that a planning commission classifies these agroclimatic zones into 15 zones. The planning commission of 1989 ने 15 zones में divide किया हुआ है, and we studied कि ये 15 zones हैं on the basis of regions as you can see in the table. Now let's move on to what was left. So लेफ्ट पोर्शन वॉज कि ICR का भी क्लासिफिकेशन आता है, एंड एक क्लासिफिकेशन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, NBSS. सो इन दो और बॉडीज़ के हिसाब से एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितना है उतना हमको बस पढ़ना है फॉर आवर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. वी अंडरस्टूड कि प्लानिंग कमीशन ने डिवाइड किया है इन 15 जोन्स. नाउ ICR डिवाइड्स इट इनटू how many zone? It divides it into 127 agroclimatic zones. So ICR say there are 127 agroclimatic zones. Now National Bureau of Soil Survey and Land Using Planning, that is NBSS says that there are 20 zones. So you have to get through this factual part. You have to remember these three things in agroclimatic zones. Planning Commission divides it into 15 zones, ICR into 127 zones, and National Bureau of Soil Survey into 20 agroclimatic zones, and using FAO का 1978 कॉन्सेप्ट. NBSS यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने डिवाइड किया है यूजिंग फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ 1978. Now let's move on to our next very important topic for today's class, that is tillage. We'll complete tillage in this class, and we'll start with cropping systems and cropping patterns, and then that also we'll try to complete it in today itself. So let's move on to tillage and understand what tillage is and what's important for our exam, and also solve some previous year questions and some important MCQs of this chapter. So starting from कि tillage का मतलब क्या होता है. Now what is tillage? टिलेज यानी कि जो सॉइल होती है उसको हम, जैसे सॉइल है, एक खेत है, वहाँ पर सॉइल है, तो उसको हम प्लो करें, उसको हम जो भी करना है सॉइल के लिए, जो भी मैनिपुलेशन करनी है वो करें, ताकि हम उसमें जो सीड्स हम उगाने वाले हैं, जो सीड्स हम सो करने वाले हैं, वो अच्छी हो सके, उसका ग्रोथ अच्छी हो, हम वीड्स को कंट्रोल कर सकें, मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें, एरेशन इम्प्रूव करें. एरेशन रेफर्स हेयर टू एयर. सो इट्स अ होल प्रोसेस जिसमें सारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लोइंग, हैरोइंग, लेवलिंग, एंड वील अंडरस्टैंड पडलिंग, और वील अंडरस्टैंड ऑल दीज ऑपरेशंस, एंड वील अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास. बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि यू डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिलेज, एंड अज्यूमिंग वी ऑल आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, एंड वी वॉन्ट to just score very good marks in ARD so that our exam we pass this exam. That's it. So tillage का मतलब क्या हुआ? tillage का मतलब है मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, ताकि हम सॉइल को प्लो कर सके, हैरो कर सके, लेवल कर सके, ताकि हम उसमें जो बीज बोएं वो अच्छे आएँ और हम वीड्स वगैरह हटा सकें और जो भी ऑपरेशन है वो कर सके. द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ टिलेज. Now I hope you understood this meaning of tillage. Now example, this is harrowing. This is we do puddling how, and plowing like a farmer does plowing. So ये आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत जगह देखा होगा. सो थ्रू द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जिनमें नीडेड है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़, हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सॉइल के ऊपर, ताकि सॉइल बिकम्स दिस केपेबल ऑफ देन सोइंग द सीड्स वेरी प्रॉपरली, है ना. तो ये सारे ऑपरेशंस करके टिलेज किया जाता है सॉइल में, ताकि सॉइल जो है वो हमको अच्छे रिजल्ट्स दे. दिस इज़ द layman definition and the good understanding of what tillage is. Now what we have to learn and understand for the exam is this portion. सबसे पहले कि tillage word आया कहाँ से है.
द टिलेज वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वर्ड्स टिलियन एंड टियोलियन। तो ये दोनों आपको याद रखना है ना। मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ दिस इज़ द पोर्शन विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो MCQ के फॉर्म्स में फॉर्म हो सकता है, राइट। सो टिलेज जो है वो एंग्लो सैक्सन वर्ड से आया है, टिलियन एंड टियोलियन। इसका मतलब है टू प्लो एंड प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड्स टू सो, टू कल्टिवेट एंड टू रेज क्रॉप्स। वेरी इजी मीनिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग कि टिलेज का मतलब एक्चुअली होता क्या है। नाउ फादर ऑफ टिलेज, हमने ये फर्स्ट क्लास में किया था जब हम फादर्स पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर्स में। सो फादर ऑफ टिलेज इज जेथरो टुल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो, जेथरो टुल। उन्होंने जो है टिलेज में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीड ड्रिल्स को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो मैकेनिकल फार्मिंग, साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाए। सो ही इज़ ऑल्सो द founder of seed drill, you have to remember this, and Jethro Tull you have to remember, father of tillage, and ये word कहाँ से derived हुआ है, this you have to remember. Now he emphasized thorough plowing is necessary to break the soil into fine particles so that plant roots can easily penetrate and access nutrients. वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम प्लोइंग कर रहे हैं ताकि हम सॉइल को फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर सके, सो दैट प्लांट रूट्स कैन ईजिली पेनिट्रेट, वो नीचे जा सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल का वो ले सकते हैं। तो हमको सॉइल को प्रिपेयर करना है, एंड दिस होल प्रोसेस व्हाट इज टिलेज इज अबाउट। नाउ व्हाट इज टिल्थ? टिल्थ इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टिलेज। जब हमने टिलेज किया तो उसके बाद जो सॉइल हुई, उसके बाद की जो सॉइल है उसको हम टिल्थ कहते हैं। दिस डेफिनेशन एंड दिस टर्म यू हैव टू नो एंड यू कैन नोट इन योर नोट्स कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन के बाद जो सॉइल हुई उसको टिल्थ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इट रेफर्स टू हाउ लूज, हाउ फ्रेबल, ग्रेनुलर और कॉम्पैक्ट द सॉइल बिकम्स आफ्टर प्रिपरेशन। जैसे ही टिलेज हुई, प्रिपरेशन हुई यानी प्लोइंग हुई या उसकी हैरोइंग हुई, वट एवर ऑपरेशंस वर डन, उसके बाद जो सॉइल आई उसको हम टिल्थ कह रहे हैं। अब वो लूज़ है, कितनी ग्रैनुलर है, कितनी कॉम्पैक्ट है, वो जो भी सॉइल का फिजिकल कंडीशन है उसको हम टिल्थ कहते हैं, टिलेज की बात की गई हुई सॉइल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिलेज, और ये सारी हम समझेंगे एंड वील ऑल्सो अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। आई विल टेल यू व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट्स ऑल्सो। नाउ टिलेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। इसकी डेफिनेशन यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ ऑन सीजन टिलेज, व्हाट इज़ ऑफ सीजन टिलेज, एंड टाइप्स की भी डेफिनेशन यू हैव टू नो। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस क्लास एंड ऑल्सो मेक यू लर्न ऑल दिस। नाउ टिलेज दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रिपरेटरी टिलेज एंड इंटर टिलेज। इसके मतलब भी हम समझेंगे। देन प्रिपरेटरी टिलेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज लेआउट ऑफ सीड बेड। नाउ ऑफ सीजन टिलेज इज डिवाइडेड अगेन इनटू फोर पार्ट्स, पोस्ट हार्वेस्ट, समर, फैलो एंड विंटर टिलेज। वील अंडरस्टैंड ऑल दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ऑन सीजन टिलेज। सबसे पहले ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन नाम सुनकर क्या समझ आ रहा है कि क्या होगा? ऑन सीजन, ऑन सीजन मतलब सीज़न चल रहा है, राइट। सो जो टिलेज ऑपरेशंस जो है वो सेम सीज़न में किए गए हों या फिर क्रॉप सीज़न आने वाला हो उसके ऑनसेट पे किए गए हों, दैट इज़ ऑन सीजन टिलेज। इसके नाम से ही मतलब समझ आ रहा है व्हाट इज़ ऑन सीजन टिलेज। जो टिलेज ऑपरेशंस किए गए हों फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द सेम सीजन और ऑन द ऑनसेट ऑफ द क्रॉप सीजन, उसको हम ऑन सीजन टिलेज कहते हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रिपरेटरी टिलेज और इंटर टिलेज। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रिपरेटरी टिलेज? और प्रिपरेटरी टिलेज को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। तो इन तीनों को मिलाकर प्रिपरेटरी टिलेज होता है और सेकेंड क्लासिफिकेशन वुड बी इंटर टिलेज, वो हम समझेंगे। सो प्रिपरेटरी टिलेज मतलब सिंपल, प्रिपरेटरी से क्या समझ आ रहा है? प्रिपरेटरी मतलब प्रिपेयर करना, राइट। तो जब आप सीड सो करने वाले हैं उसके पहले आप लैंड को प्रिपेयर करते हैं ताकि जो सीड्स आप ग्रो करने वाले हैं वो अच्छी ग्रो हो। तो इस प्रिपरेशन को हम प्रिपरेटरी टिलेज कहते हैं। सारा वर्क जो आप कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए सॉइल को बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो क्रॉप के सो करने के पहले ही होती है, क्रॉप के प्लांट करने के पहले ही किसी चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। तो उस प्रिपरेशन को यानी जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और लेआउट ऑफ सीड बेड, वो सब क्रॉप सो करने के पहले के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो जो ऑपरेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं, जो क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए टिलेज किया जाता है,
है वो प्रिपरेटरी टिलेज होता है। और प्रिपरेटरी टिलेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। और ये तीनों ऑपरेशंस भी प्रिपेयर करने के काम में आ रहे हैं। कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है और कोई लेआउट की तरह काम कर रहा है, दैट वुड अंडरस्टैंड। नाउ लेट मी फर्स्ट टेक यू बैक टू दिस टेबल सो दैट आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाए। हम अभी टाइप्स ऑफ टिलेज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज पढ़ रहे हैं। ऑन सीजन में वी अंडरस्टूड कि जब हमें सेम सीजन में या ऑन सेट ऑफ द सेम सीजन जब हम टिलेज कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑन सीजन टिलेज। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला प्रिपरेशन फेज़ है, जब हम कोई क्रॉप को प्लांट करने के पहले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो टिलेज कर रहे हैं, और उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन टिल नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्राइमरी टिलेज। अब प्राइमरी टिलेज हमने प्रिपरेटरी टिलेज को, इफ़ हम अच्छे से पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेआउट इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब प्राइमरी टिलेज जो है वो फर्स्ट डीप प्लोइंग ऑफ द सॉइल है, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। प्राइमरी टिलेज जो है वो फर्स्ट डीप प्लोइंग है। इट इज़ डीप प्लोइंग, कितना डीप? 15 to 30 सेंटीमीटर तक का जो प्लोइंग हो रहा है बिफोर प्लांटिंग अ क्रॉप, क्योंकि ये सब जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो प्रिपरेटरी टिलेज का चल रहा है। सो जब फर्स्ट डीप प्लोइंग जो हो रही है सॉइल की 15 to 30 सेंटीमीटर्स की, दैट कम्स अंडर प्राइमरी टिलेज। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू ओपन एंड लूजन द हार्ड सॉइल, टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन, बरी वीड्स एंड स्टबल। यानी कि हम प्राइमरी टिलेज क्यों कर रहे हैं? ताकि जो सॉइल हार्ड हो चुकी है हम उसको लूज़ कर दें, हम सॉइल की मिक्सिंग कर दें, एंड जो वीड्स उसमें आ गए हैं, ये स्टबल यानी कि जो रह जाती है क्रॉप को काटने के बाद जो पोर्शन रह जाता है, जो स्टबल होता है, उसको हम अंदर गाड़ सकें। इसलिए हम प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं। अब इसके टूल्स इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न, बिकॉज सेकेंडरी टिलेज की भी टूल्स आएंगे एंड लेआउट ऑफ सीड बेड के भी टूल्स आएंगे, और ये तीनों टूल्स अलग हैं। तो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में MCQs हैव कम ऑन द बेसिस कि ये जो टूल का एग्जाम्पल है फॉर से मोल्ड बोट प्लो, सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ विच टिलेज? प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल है, या लेआउट ऑफ सीड बेड का एग्जाम्पल है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। दैट इज़ वाई हमें पता है कि वेयर वी हैव टू यूज़ आर PYQs एंड इन लर्निंग कि हमको कितना और कैसे करना है। सो वी अंडरस्टूड थ्रू दिस PYQ कि हमको टूल्स याद करने हैं। सो लर्निंग द टूल्स इज़ वेरी ईजी, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज हमको थोड़े ही टूल्स याद करने हैं। सो इट विल ईजिली बी, मतलब हम लर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने प्राइमरी टिलेज पढ़ा। ये पहला डीप प्लोइंग हो रहा है 15 to 30 सेंटीमीटर, जहाँ पे हम सॉइल को अपसाइड डाउन टर्न कर रहे हैं, ओपन और लूज़ कर रहे हैं हार्ड सॉइल को, और जो वीड्स और स्टबल हैं उनको बरी कर रहे हैं, यानी उनको बरी कर रहे हैं। और इसके टूल्स के एग्जाम्पल हैं मोल्ड बोट प्लो, कंट्री प्लो, बोस प्लो, पावर टिलर, है ना। ये कंट्री प्लो, मोट प्लो, देन बोस प्लो, देन ट्रैक्टर एंड पावर टिलर। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको प्राइमरी में याद रखने, ओनली दीज 4-5 एग्जाम्पल्स वुड डू, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये हमको याद करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंडरी टिलेज। अब प्राइमरी टिलेज हो चुका है, राइट, हमने डीप प्लोइंग कर चुकी है, सॉइल अपसाइड डाउन टर्न हो चुकी है। अब हमारा पर्पस क्या है? अब हमारा पर्पस है कि जो बिग क्लॉड्स रह गए हैं सॉइल में, जो टर्न अपसाइड डाउन सब हो चुका है, तो जो बिग क्लॉड्स रह गए हैं अब हम उनको छोटे छोटे पीसेस में हम कट करना चाहते हैं। हम सॉइल को और फाइन बनाना चाहते हैं, हम मिक्स करना चाहते हैं मैन्योर को, और जो कोई भी लेफ्ट ओवर वीड्स हैं हम उनको हटाना चाहते हैं और सॉइल को लेवल पे लाना चाहते हैं, राइट। सो आफ्टर प्राइमरी कम सेकेंडरी। तो अब सेकेंडरी जो टिलेज हो रहा है वो शैलो लेवल पे हो रहा है, इट्स एट 5 to 10 सेंटीमीटर की सरफेस पे हो रहा है, राइट। सो प्राइमरी हो रहा था 15 to 30 सेंटीमीटर एंड सेकेंडरी हो रहा है 5 to 10 सेंटीमीटर, जहाँ हमारा पर्पस अब है प्राइमरी की बात कि हम सॉइल को और फाइन बना दें, मैन्योर को मिक्स कर दें, लेफ़्ट ओवर वीड्स को हटा दें। अब इसके एग्जाम्पल टूल्स हैं ये चारों, हैरो, कल्टिवेटर, गुंटका एंड स्पेड। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 4 एग्जाम्पल्स, जस्ट मग इट अप दीज 4 एग्जाम्पल्स, हैरो, कल्टिवेटर, गुंटका एंड स्पेड। एंड प्राइमरी में वी लर्न एग्जाम्पल्स मोल्ड बोट प्लो, कंट्री प्लो, बोस प्लो एंड पावर टिलर। एंड हेयर वी आर लर्निंग एग्जाम्पल हैरो, कल्टिवेटर, गुंटका एंड स्पेड। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वी अंडरस्टूड दिस, वी वर
talking about types of tillage, let's once again see this flow chart so that हमें कोई भी confusion ना हो कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं. हम types of tillage पढ़ रहे हैं. हमने tillage का मतलब समझा कि tillage actually होता क्या है, tillage operations क्या होते हैं, tilth क्या होता है. Then we understood कि वो दो types में हमने divide किया है, on season and off season. ऑन सीज़न यानी उसी सीज़न में परफॉर्म करना. देन वी आर लर्निंग अबाउट प्रिपरेटरी एंड इंटर टिलेज. अभी इंटर टिलेज वील स्टार्ट, बट सबसे पहले अभी हम प्रिपरेटरी कर रहे हैं. उसमें वी अंडरस्टूड प्राइमरी क्या होता है, 15 to 30 सेंटीमीटर के उसमें जो होता है, इसके एग्जाम्पल्स वी लर्न. देन सेकेंडरी में वी लर्न इट इज़ शैलो वाला, 5 to 10 सेंटीमीटर की हो रहा है. इसका पर्पज़ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने याद करें. नाउ लेट अस मूव ऑन टू लेआउट ऑफ सीड बेड. इसके बाद हम चलेंगे हमारे इंटर टिलेज पर. अब ये फाइनल स्टेप है सीड्स को सो करने के लिए. हमारी प्रिपरेशन में हो गया, हमने प्राइमरी कर लिया है, हमने सेकेंडरी टिलेज कर लिया है. अब ये फाइनल स्टेप हम लेने वाले हैं बिफोर सोइंग आर सीड्स. अब इसका पर्पज़ क्या है कि हम लेवल कर दें, मार्क कर दें फील्ड रोज़ को और प्रॉपर बेड्स बना दें फॉर सीड्स. तो इसमें हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, लेवलिंग बोर्ड क्योंकि हमें लेवल करना है, अब बक स्क्रैपर एंड मार्कर. सो इसके 3 एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको. दैट इज़ लेवलिंग बोर्ड, बक स्क्रैपर एंड मार्कर. सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन. हमने प्रिपरेटरी में प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा और लेआउट पढ़ा. प्राइमरी हो रहा था 15 to 30 सेंटीमीटर, सेकेंडरी हो रहा है 5 to 10 सेंटीमीटर डीप. इसके हमने पर्पस समझे. इसके एग्जाम्पल देखिए, मोल्ड प्लो, कंट्री प्लो, बोस प्लो एंड पावर टिलर. इसके एग्जाम्पल देखिए, हैरो, कल्टिवेटर, गुंटका एंड वन मोर वॉज देयर, गुंटका एंड स्पेड, गुंटका एंड स्पेड. और इसके एग्जाम्पल देखिए, लेवलिंग करने के लिए बक स्क्रैपर एंड मार्कर. ओनली दिस मच यू हैव टू जस्ट मग इट अप, रिमेंबर, एंड ऑल्सो नॉट मग इट अप, आपको याद हो गया होगा अब तक तो, विथ ईजी अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आफ्टर कल्टिवेशन, है ना. अब इंटर टिलेज के ऊपर जाएंगे हम. अभी तक हम ऑन सीजन टिलेज पर ही हैं, राइट. ऑन सीजन टिलेज में ही जो है डिवाइडेड था प्रिपरेटरी फेज के लिए और इंटर टिलेज. इंटर टिलेज यानी आफ्टर कल्टिवेशन, क्योंकि अब हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमने अब सीड सो कर चुकी हैं, हमने प्राइमरी भी कंप्लीट कर लिया टिलेज, सेकेंडरी टिलेज भी कंप्लीट कर लिया एंड लेआउट भी कर लिया. नाउ इट्स द टाइम कि हम इंटर टिलेज ऑपरेशन की तरफ चलें. यानी अब हमने सो कर दिया है, अब हम सोइंग के बाद जो टिलेज करेंगे और हार्वेस्टिंग के पहले वाला, है ना, हार्वेस्टिंग के बाद वाला टिलेज नहीं है. सो द टिलेज दैट इज़ डन आफ्टर सोइंग एंड बिफोर हार्वेस्टिंग इज़ इंटर टिलेज कल्टिवेशन. इंटर कल्टिवेशन भी बोलते हैं इसे, पोस्ट सीडिंग कल्टिवेशन भी बोल सकते हैं, या पोस्ट प्लांटिंग कल्टिवेशन भी बोल सकते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें हम हैरोइंग कर सकते हैं, लूजनिंग द सॉइल बिटवीन क्रॉप रोज. डोंट मतलब इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने हैरो जो है वो सेकेंडरी टिलेज में पढ़ा था, सो हाउ वी आर डूइंग हैरो हेयर. बट हैरोइंग एक ऑपरेशन होता है. अब हम कल्टीवेट जब हमने कर दिया, हमारे जो हमने सीड्स है वो हमने कल्टीवेट कर दिए, उसके बाद के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें भी हम हैरोइंग कर सकते हैं, होइंग कर सकते हैं, वीडिंग, अर्दिंग अप, ड्रिलिंग, फर्टिलाइजर. इसके मतलब समझते हैं. वेट अ सेकेंड. यस, सो वीडिंग करना. अब जब हमने प्लांट्स को या क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया है, तो अब मान लीजिए उसमें वीड्स आ गए हैं. वीड्स यानी कुछ पेस्ट, इंसेक्ट्स, ये सब लग गए हैं. तो अब हम वीडिंग करेंगे, यानी वीड्स को हटाएंगे. मैनुअली भी होती है, मशीन से भी हो सकती है. अर्दिंग अप यानी कि हम जो है अब वो जो हमारा क्रॉप है उसके अराउंड जो है सॉइल को पाइलअप कर देंगे ताकि वो रूट्स को सपोर्ट कर सके. यहाँ पे से सॉइल को पाइलअप कर रहा है प्लांट्स के बीच में ताकि वो रूट्स को सपोर्ट कर सके. सो दिस इज़ इंटर टिलेज कल्टिवेशन का प्रोसेस. ना होइंग ये टूल्स होते हैं. इससे हम क्या कर रहे हैं, हम लेवल कर रहे हैं सॉइल सरफेस को. कोई वीड्स आ गए उनको हटा रहे हैं, या अगर कुछ क्लॉड्स हो गए हैं तो हम उनको ब्रेक कर रहे हैं, राइट. ऐसे हम ये सारे ऑपरेशंस करते हैं. होइंग करना, हैरोइंग करना, लूजनिंग सॉइल को, अर्दिंग अप को यानी सॉइल प्लांट बेसिस के पास इकट्ठा करना ताकि वो रूट्स को सपोर्ट कर सके, या ड्रिलिंग फर्टिलाइजर्स, अप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन रोज. सो दीज आर द ऑपरेशंस जो हम इंटर टिलेज कल्टिवेशन में कैरी कर रहे हैं. So let us see some MCQs. The first operation for opening and loosening the compact soil. A first operation we remembered, we studied it very nicely. जो पहला operation हो रहा है soil को lose करने के लिए, that is primary tillage. The tillage operation done after sowing and before harvesting. अभी हमने पढ़ा कि जो operation sowing के बाद हो रहा है और harvesting के पहले हो रहा है, that is inter tillage.
बिकॉज सेकेंडरी टिलेज और प्राइमरी टिलेज एंड लेआउट ऑफ सीड बेड जो है वो प्रिपरेटरी का एग्जाम्पल है. जीरो टिलेज यानी लीविंग द फील्ड एज इट इज, नो टिलेज डूइंग नो टिलेज, एंड समर टिलेज वील रीड इन ऑफ सीजन टिलेजेस. ऑफ सीजन में हम पढ़ेंगे. देन द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज. सी इम्प्लीमेंट्स पूछ रहा है अब ये, तो हैरो वी नो सेकेंडरी का है, ठीक है. होइंग इज ऑल्सो फॉर सेकेंडरी. देन वीडर भी नहीं है. सो द एग्जाम्पल फॉर प्राइमरी टिलेज इज मोल्ड, कंट्री, प्लो. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज, ये हमने टर्म पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज टिल्थ. विच इम्प्लीमेंट इज कॉमनली यूज फॉर सेकेंडरी टिलेज. सेकेंडरी टिलेज के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है हैरो. सो हैरो इज द राइट आंसर. Then the process of breaking clods and lightly compacting soil is called as what? Planking. Now I'll make you understand this. ये अभी हमने नहीं पढ़ा था. So what is planking? Planking मतलब क्या होता है? I'll show you this image. ये आप देख रहे हैं plank है, ये एक plank है. तो इससे soil की leveling की जा रही है. प्लैंक मतलब क्या होता है, हम ना जो सॉइल में क्लॉट्स पड़ गए हैं उसको ब्रेक करना है. लाइटली कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, हमको फील्ड को स्मूथ बनाना है ताकि हम जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, है ना. स्मूथ फील्ड होनी चाहिए. तो उसके लिए वी यूज़ दिस फ्लैट वुडन प्लैंक या फिर आयरन का प्लैंक, ताकि जो फार्मर है वो इस फील्ड को लेवल करता है. तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग क्लॉट्स एंड लाइटली कॉम्पैक्टिंग सॉइल इज कॉल्ड एज प्लैंकिंग. तो इसको प्लैंकिंग कहा जाता है. नाउ अभी लेट्स सी अगेन द आर फ्लो चार्ट, है ना. हमने टाइप्स ऑफ टिलेज में ऑफ सीजन टिलेज अब कम्प्लीटली पढ़ लिया है. हमने प्रिपरेटरी एंड इंटर टिलेज को कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑफ सीजन टिलेज एंड वील अंडरस्टैंड ऑफ सीजन टिलेज के जो भी क्लासिफिकेशंस हैं. लेट्स स्टडी व्हाट इज़ ऑफ सीजन टिलेज. अब ऑफ सीजन टिलेज भी नाम से समझ आ रहा है. ऑन सीजन वी स्टडीड, जो सीज़न जब है वो सीज़न तभी जो टिलेज हो रहा है ना. ऑफ सीजन टिलेजेस कि हम एडवांस में जो सॉइल को प्रिपेयर करके रख रहे हैं फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन. सो दैट इज़ ऑफ सीजन टिलेज. क्योंकि अभी सीज़न आया नहीं है पर हम एडवांस में प्रिपेयर करके रख रहे हैं कि जब सीज़न आएगा तब हमें टिलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट इज़ ऑफ सीजन टिलेज. Now let us understand the types of off-season tillage. So 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं. पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज, विंटर टिलेज एंड फैलो टिलेज. इस टेबल पर हम बाद में आएंगे. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड. वेट, नो, लेट अस सी दिस टेबल ओनली. तो क्या है टाइप्स ऑफ ऑफ सीजन टिलेज. फर्स्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज. पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज यानी इमीडिएटली जब क्रॉप हार्वेस्ट हो गया उसके बाद ही हमने कर लिया टिलेज, क्योंकि दीज आर ऑफ सीजन टिलेज. अब सीज़न आया नहीं है उसके पहले ही हम टिलेज करके रख रहे हैं. तो जैसे ही मान लीजिए हमने कोई क्रॉप को हमने सो किया था, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, और जैसे हमने हार्वेस्टिंग की हमने उसके बाद तुरंत बाद हमने टिलेज करके रख लिया है ताकि हम क्रॉप के रेसिड्यूज़ को हटा दें, वीड्स या पेस्ट कुछ है तो उनको हम रिमूव कर दें. उसके लिए जो टिलेज हुआ है दैट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज. और डन बिफोर फील्ड इज़ लेफ्ट फैलो, यानी जैसे ही फील्ड को खाली छोड़ना उसके पहले ही हमने टिलेज करके रख लिया है. सो दैट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज. Now what is summer tillage and what is winter tillage? Summer tillage यानी जब समर का फैलो पीरियड है, फैलो यानी खाली पीरियड है, जब समर का फैलो पीरियड है तब हमने टिलेज करा ताकि हमें जो सॉइल है वो उसको हमें एक्सपोज करना है टू हीट. हीट पे एक्सपोज होगा तो क्या होगा, हीट से जो वीड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसलिए हमने जो टिलेज समर में किया, समर का जो खाली पीरियड था तब किया. सो दैट इज़ समर टिलेज. और सेम लाइक विंटर. विंटर में क्यों करना है, ताकि हम विंटर में सॉइल का एरेशन को इम्प्रूव कर सकें. ये ज़्यादातर कोल्ड रीजन्स में होता है विंटर टिलेज, लेस कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ताकि हम ओवर विंटरिंग पेस्ट को कंट्रोल कर सकें. तो विंटर में जो टिलेज हो रहा है दैट इज़ विंटर टिलेज. नाउ फैलो टिलेज यानी एनी टाइम ड्यूरिंग द फैलो पीरियड बिटवीन क्रॉप्स, कभी भी जब हमने कर लिया तो वो हो गया फैलो टिलेज. तो हमने समझा ऑफ सीज़न टिलेज का मतलब क्या हुआ. ऑफ सीज़न यानी जब सीज़न नहीं आया है उसके पहले का जो हम टिलेज कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ सीज़न टिलेज. और ये हमने पोस्ट हार्वेस्ट करते ही कर लिया, समर में करा, विंटर में करा या कभी भी करा. इसके बेसिस पे जो टाइप्स हैं वो डिवाइडेड है. नाउ let us solve an MCQ that says the tillage operation carried out during the period when no crop is standing to prepare the soil for the next crop. सेम ऐसे ही MCQs आते हैं. अगर आपको बेसिक भी definitions पता है, आपको पता है क्या चीज़ क्या है, so you can easily
सॉल्व द MCQs। अब ये ईजिली इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है कि जब हमने जो टिलेज ऑपरेशन किया, जब कोई क्रॉप नहीं है और हम देयर नो क्रॉप इज स्टैंडिंग और हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, तो वो जो हमने टिलेज करा दैट इज ऑफ सीजन टिलेज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टिलेज के टाइप्स बेस्ड ऑन सम पर्पस। अभी हमने टिलेज के टाइप्स पढ़े बेस्ड ऑन सीजन, कि एक ऑफ सीजन हो रहा है, एक ऑन सीजन हो रहा है। अब हम टिलेज के टाइप्स पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन पर्पस, हम किस पर्पस के लिए टिलेज कर रहे हैं, है ना। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं सब सॉइलिंग, क्लीन, ब्लाइंड, ड्राई एंड वेट टिलेज। ये पांचों टिलेज भी हमें पढ़ने हैं। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज सबसॉइलिंग टिलेज। इसका डेफिनेशन यू शुड नो, इसका मतलब यू शुड नो, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू शुड नो। सबसॉइलिंग you have to remember this is, it is a deep tillage operation which is done at depths more than 30 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम स्पेशल पर्पसेस के लिए टिलेज कर रहे हैं, कुछ हमारा एक स्पेशल पर्पस है जिसके लिए हमें टिलेज करना है, वो क्या है, वो अब हमको एक हार्ड पैन है बिलो द प्लो लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा हमने रिपीटेड टिलेज करते रहे या हैवी मशीनरीज का यूज़ किया, तो वो एक हार्ड पैन, एक लेयर फॉर्म हो गई है। अब हमको उस लेयर को ब्रेक करने के लिए जो टिलेज करना है वो हम सब सॉइलिंग के थ्रू कर रहे हैं, है ना। सब सॉइलिंग जो है वो एक डीप टिलेज ऑपरेशन है जो डेप्थ पे किया जाता है, ताकि जो एक लेयर फॉर्म हो गई है, बार बार टिलेज करते हुए एक लेयर जम गई है, उसको हमें हटाने के लिए जो हम टिलेज कर रहे हैं दैट इज सब सॉइलिंग। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिजलिंग। ये आपको नाम याद रखना है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चिजलिंग एंड इट इज़ डन एवरी 4 to 5 years इन फील्ड विथ हैवी मशीनरी यूज़। ज़रूरी नहीं है कि हर साल हो, ये 4-5 साल में एक बार किया जाता है। जब लेयर जम जाती है नीचे की साइड, तो हमें सब सॉइलिंग करके वो लेयर को डिस्ट्रॉय करना होता है, वो एक हार्ड पैन को डिस्ट्रॉय करना होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल को बढ़ा देता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल अवेलेबल टू रूट्स को बढ़ा देता है, हेल्प्स एक्सेस वाटर पर्कुलेट डाउन। अब क्योंकि नीचे की जो लेयर है वो वाटर को वहीं रोक देती है और नीचे नहीं जाने देती है। अगर हम वो लेयर को ब्रेक करेंगे तो जो पर्कुलेशन है वाटर का और वो और नीचे जाएगा। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस रन ऑफ एंड इरोजन एंड इट अनेबल्स डीपर रूट पेनिट्रेशन टू एक्सेस मॉइस्चर। और इसमें हम जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं वो हो सकता है सब सॉइलर या चिजल प्लो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ चिजल प्लो एग्जाम्पल एंड सब सॉइलर भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो ये जो है वो नीचे की लेयर को ब्रेक करता है, नीचे डीप 30 सेंटीमीटर जाके, और ये 4 to 5 years में हो सकता है बिकॉज हैवी मशीनरी यूज़ होता है इसमें। तो डीप लेयर में जाके जब हम वो लेयर को ब्रेक करते हैं दैट इज़ सब सॉइलर। नाउ व्हाट इज़ क्लीन टिलेज। इसमें स्पेशल पर्पस में हम 5 टाइप्स पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट हमने पढ़ लिया है सब सॉइलर, अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज होता है बिफोर सोइंग। बिफोर सोइंग हमने क्या करना है, पूरी जो फील्ड है उसको क्लीन कर देना है, ना उसमें कुछ भी प्लांट हो, ना ही कोई वीड्स हो। सारी फील्ड को जब हमने क्लीन कर दिया बिफोर सोइंग, तो वो क्लीन टिलेज की कैटेगरी में आएगा। इसमें हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, हैरो, रोटावेटर, कंट्री प्लो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ क्लीन टिलेज एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज़ ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज यानी कि हमने अभी क्रॉप को देखा नहीं है, ब्लाइंड, हमने अभी क्रॉप को देखा नहीं है, यानी कि बिफोर क्रॉप सीडलिंग्स हो रहा है, कि जब क्रॉप सीडलिंग्स आई नहीं है पर क्रॉप सीडलिंग हो चुकी है। वेट, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। हमने सीड को सो कर दिया है, 3 to 5 days हो चुके हैं, तो क्रॉप अभी आया नहीं है, पर हमें वीड्स दिखने लगे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे वीड्स आ रहे हैं, पर क्रॉप नहीं है। तो हम शैलो लेवल पर जो टिलेज करेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर पर, ताकि हम बिना क्रॉप को डिस्टर्ब किए, बिना क्रॉप की सीडलिंग्स को डिस्टर्ब किए, सारी वीड्स को हटा दें, एक्स्ट्रा प्लांट्स को हटा दें, तो वो होगा ब्लाइंड टिलेज। हम इसको ब्लाइंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रॉप तो सो कर दिया है पर क्रॉप अभी आया नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 to 5 days हुए हैं, इसलिए हम क्रॉप को भी देख नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई दिस टिलेज इज कॉल्ड एज ब्लाइंड टिलेज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ब्लाइंड टिलेज आपको कीवर्ड याद रखना है दैट यू कांट सी द क्रॉप येट, बट ये क्रॉप सो करने के बाद हो रहा है। जैसे कि हम ये पढ़ रहे थे क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज जो है वो क्रॉप सो करने के पहले का जो टिलेज है वो क्लीन टिलेज हो रहा है। और अभी हमने सब सॉइलर भी पढ़ा था जो 4 to 5 years में हो रहा है, जब एक लेयर नीचे जम गई है उसको हटाने के लिए। क्लीन टिलेज सोइंग के पहले हो रहा है और ब्लाइंड टिलेज सोइंग के बाद हो रहा है, लेकिन अभी क्रॉप आया नहीं है तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, इसलिए। देन अभी हमने सब सॉइलिंग पढ़ लिया है, क्लीन पढ़ लिया है, ब्लाइंड पढ़ लिया है। नाउ 2 more आर लेफ्ट, दैट इज़ ड्राई टिलेज एंड वेट टिलेज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट टू। नाउ व्हाट इज़ ड्राई टिलेज। ड्राई टिलेज यानी कि हम, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ, विल बेटर अंडरस्टैंड दिस।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि राजस्थान का एक फार्मर है, ना वहाँ पे बारिश है ज़्यादा, ना उसके पास कोई इरिगेशन सिस्टम है, उसने अभी तक सीड भी सो नहीं किया और लैंड एकदम ड्राई है, ठीक है। और जुलाई में बारिश आ सकती है, जुलाई में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अभी जून चल रहा है और अभी उसने सीड सो नहीं की है, उसके पास कोई इरिगेशन सिस्टम भी नहीं है। तो जून में वो अपना लैंड है उसको वो टिल करेगा वो लैंड को। वो क्यों करेगा? जब वो लैंड ड्राई है, जहाँ उसमें कोई पानी नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई बारिश नहीं हुई है, उसके पास इरिगेशन सिस्टम भी नहीं है, तो उसने लैंड को टिल कर लिया जून में, ताकि जुलाई में जैसे ही मानसून आएगा वो तुरंत अपनी सीड्स को वो सो कर देगा, बीज को वो डाल देगा, ताकि उसे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश आने के बाद देन ही स्टार्ट टिलिंग, उसके बाद फिर वो सीड्स को उगाए, ऐसा नहीं होगा। जून में ही वो ये ऑपरेशन कर लेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब सॉइल टिल्ड नहीं है तो सॉइल में क्रैक्स आ गए हैं, राइट। तो वो क्रैक्स क्या कर रहे हैं? वो वाटर को नीचे से इवेपोरेट करने में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। जैसे अगर नीचे की सॉइल और उसमें क्रैक्स आ गए हैं, है ना, तो सॉइल की क्रैक्स की वजह से स्पेस हो गया है, ये स्ट्रॉ की तरह काम कर रहा है एंड ये जो वाटर है वो ईजिली इवेपोरेट हो जा रहा है। अब जब सॉइल टिल हो गई है तो ये क्रैक्स जो हैं वो ब्रोक हो गए हैं, अब ये क्रैक्स नहीं रहे, ये ब्रेक हो गए हैं। तो जो वाटर का इवेपोरेशन है वो नहीं हो पा रहा है और वाटर जो है वो सॉइल में रह रहा है। तो जैसे ही जुलाई में मानसून आएगा वो बिना उनके टाइम वेस्ट किए वो सीड्स को सो कर सकता है। तो इस टिलेज को हम ड्राई टिलेज कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। लेट मी रिपीट इट फॉर यू कि जो एक फार्मर है जब वो ड्राई लैंड पर टिलेज कर रहा है सो उसको ड्राई टिलेज कहते हैं। मॉनसून वुड कम आफ्टर अ मंथ सो दैट उसको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और ड्राई टिलेज का फ़ायदा भी होगा कि वाटर इवेपोरेशन अब नहीं हो रहा है। सो इसके फ़ायदा और भी होगा जैसे कि इट मेक्स सॉइल पोरस एंड सॉफ्ट, इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्योंकि इवेपोरेशन भी नहीं होगा, कम होगा, एंड इट इज़ फेवरेबल फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल क्रॉप्स हैं ये। Then what is wet tillage? And bracket में it is also written puddling. So we'll understand these both the terms. Wet tillage यानी कि जब टिलेज हो रहा है, जब स्टैंडिंग वाटर में टिलेज हो रहा है। अब वी नो राइस को हम उगाते हैं स्टैंडिंग वाटर में, राइट। तो जब वेट टिलेज है वो हो रहा है जब सॉइल जो है वो पानी से भरी हुई है, स्टैंडिंग वाटर है। तो वेट टिलेज जो हो रहा है वो जब होता है तो वो एक बॉटम में एक पडेड लेयर को फॉर्म कर देता है, दैट इज़ हार्ड लेयर। और ये जो लेयर है वो वाटर को भी स्टॉप करते हैं कि वो और डीप जा सके। सो दिस इज़ टिलेज हैपनिंग इन स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे रिपीटेड फ्लोइंग इन वाटर करते हैं हम, ताकि जब सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मडी हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है राइस क्रॉप। और उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, दैट इज़ पडलर। पडलर क्या करता है? पडलर जो वेट सॉइल है और वाटर है उसको मिक्स कर देता है, ताकि हम राइस फील्ड के लिए एक मडी सीड बेड को तैयार कर सके फॉर अ ट्रांसप्लांटिंग पर्पसेस। सो इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसप्लांटेड राइस। और वेट टिलेज ऐसे किया जाता है, जो क्रॉप्स को स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है, ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, उन क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो दिस इज़ वॉट वी स्टडीड इन स्पेशल पर्पज़ टिलेजेस। तो अभी हमने दो टाइप के टिलेजेस को कवर करा। सबसे पहले हमने टिलेज देखा ऑफ सीज़न एंड ऑन सीज़न टिलेज, ऑन सीज़न एंड ऑफ सीज़न टिलेज। उसके बाद हमने प्रिपरेटरी एंड इंटर टिलेज देखा। ऑफ सीज़न में भी हमने उसके चारों पार्ट्स देखे। उसके बाद स्पेशल पर्पसेस में हमने सब सॉइलिंग, क्लीन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, ड्राई टिलेज एंड वेट टिलेज को कवर किया। बाय दिस आई होप कि आपको टिलेज का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। We will also understand what does cropping pattern means, what does cropping system means, इसका क्या difference है, and what MCQs have come, and then आगे we'll proceed with our cropping system classes. So first is cropping pattern. Cropping pattern का मतलब क्या होता है? Now if you see the terms only cropping pattern, then we'll understand कि cropping pattern का मतलब क्या होता है। cropping pattern यानी कि हम जो different crops ग्रो करने वाले हैं ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो हम कितने एरिया में, द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर विच हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो जो पैटर्न है दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। यानी कि इट डिस्क्राइब्स कि कौन से क्रॉप्स हम ग्रो करने वाले हैं, इन कितने एरिया में ग्रो करने वाले हैं एंड कितने प्रपोर्शन में। जैसे कि एक गांव है, वहाँ पे 60% एरिया राइस के अंदर ग्रो होने वाला है, 20% एरिया मेज़ के अंदर एंड 20% पल्सेस के अंदर। सो ये उस विलेज का क्रॉपिंग पैटर्न है।
right? So this is cropping pattern. The cropping pattern refers to the proportion of area under different crops at a point in time. For example, of that particular year, ये cropping pattern है उस particular village के लिए. So this is cropping pattern. But let us see some important points about cropping pattern, and then we'll understand ki how it is different from cropping system and what does cropping system means then. So cropping pattern जो है वो area distribution के बारे में है and it can change over time, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है या ये फिक्स नहीं होता है कि 60% हमेशा एरिया रहेगा राइस का. नो, नॉट एट ऑल. कभी किसी साल डिफरेंट है एंड देन नेक्स्ट ईयर इट वुड बी डिफरेंट बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सब्सिडी, वाटर अवेलेबिलिटी. ये जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है. इट बिकम्स 20% राइस फॉर एग्जाम्पल एंड 80% पल्सेज और एनीथिंग अदर. तो ये पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है. एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज जैसे मान लीजिए कि पहले मिलेट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, अब राइस और वीट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद. तो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये चेंज होता रहता है. नाउ वी अंडरस्टूड कम्प्लीटली कि क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो एक ज़्यादा ब्रॉड टर्म है. इसमें जो है क्या क्या आता है, वो क्रॉपिंग पैटर्न के साथ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो यूज़ हो रही हैं ऑन अ गिवन एग्रीकल्चर फील्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो भी हम क्रॉपिंग सिस्टम में इंक्लूड करते हैं. यानी कि इट इंक्लूड्स बोथ द पैटर्न ऑफ क्रॉप्स एंड हाउ दे आर मैनेज एंड सिक्वेंस्ड. सो क्रॉपिंग सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म हो गया जिसमें ना ही हम सिर्फ पैटर्न ऑफ क्रॉप्स देख रहे हैं बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है और उनको कैसे सिक्वेंस्ड किया जाता है. जैसे कि राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम पूरा एक क्रॉपिंग सिस्टम है. इसमें हम देखेंगे कि कितना परसेंट, एक तो पैटर्न देखेंगे कि कितना परसेंट, कितना प्रोपोर्शन में कौन सा क्रॉप कौन से पर्टिकुलर एरिया में कहाँ ग्रो हो रहा है, और फिर उसको मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है वो भी फॉलो की जाएंगी. सो दैट होल सिस्टम बिकम्स क्रॉपिंग सिस्टम. So cropping pattern is about proportion and arrangement of crops in a region at a given point in time, and cropping system is about combination and sequence of crops and their management on a farm over time. Let us see some MCQs and ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो. Which of the following best defines a cropping pattern? Cropping pattern is about the proportion of area under which different crops at a given point in time are grown. It is about area distribution of crops at a specific time. And what is correct? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम आर एग्जैक्टली सेम. रॉन्ग, दे आर नॉट सेम. क्रॉपिंग सिस्टम इंक्लूड्स बोथ पैटर्न एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो दिस इज़ राइट स्टेटमेंट कि क्रॉपिंग सिस्टम में मैनेजमेंट भी आता है और पैटर्न भी आता है. क्रॉपिंग पैटर्न इज़ ब्रॉडर, नहीं, क्रॉपिंग सिस्टम इज़ ब्रॉडर देन पैटर्न. Crop rotation refers to simultaneously cultivation of multiple crops. So this is also wrong. So answer becomes B. Now let us understand what does cropping intensity means, because this is also a very important topic. क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब होता है कि हमने कितने क्रॉप्स ग्रो किए उस फील्ड में उस ईयर में. हाउ इंटेंसिवली हमने वो लैंड को यूज़ किया है फॉर अ क्रॉप प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उस पर्टिकुलर ईयर में हम इस 1 हेक्टेयर लैंड पे राइस ग्रो करने वाले हैं, वीट ग्रो करने वाले हैं और मेज़ ग्रो करने वाले हैं. 3 क्रॉप्स ग्रो करने वाले हैं. तो हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी? ये 3 मान लेते हैं 3 क्रॉप्स हम ग्रो करने वाले हैं, तो जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो 3 हो जाएगा, 3 हेक्टर्स, क्योंकि हम 3 क्रॉप्स ग्रो करके 3 हेक्टर्स का जो है वो ग्रो कर रहे हैं. एंड हमारा नेट सोन एरिया मतलब है तो फार्मर के पास 1 ही हेक्टर लैंड, सो 1 हेक्टर इंटू 100 एंड दैट इज़ 300% हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई. लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल टू. तो हमारे पास 1 हेक्टर लैंड है जिसमें हम 3 क्रॉप्स मान लेते हैं ग्रो करने वाले हैं, राइस, वीट एंड मीज़. एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी कि हमने कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए ऑन द सेम फील्ड ड्यूरिंग अ ईयर. तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे बाय नेट सोन एरिया. 1 सेकेंड, इट वुड बी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100 एंड नॉट उल्टा. सो इट इज़ ग्रॉस डिवाइड बाय नेट. So we understood what is cropping intensity. Now let's move forward to understanding
वॉट डज दिस कैटेगरी मीन्स? इसका मतलब अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी मान लेते हैं 100% से कम है, इसका मतलब है कि हम सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, इसलिए 100% से कम है। क्योंकि मान लेते हैं अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उसमें हम एक ही क्रॉप उगा रहे हैं तो 100% आएगा। और अगर हम डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं यानी हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 101 to 200% पे आएगी। और अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो मोर देन 200% रहेगी, यानी कि हम 3 या 3 से ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया? सो इट इज़ 155.9% as per recent data of 2024-2025. So now you understand कि 155% क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट करा कि हमारे पास हम कितने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं डिवाइडेड बाय हमारा लैंड का एरिया इनटू 100%। सो इट कम्स 155.9%। MCQ सॉल्व करते हैं। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ नेट सोन एरिया ऑफ 2 हेक्टर्स, यानी नेट सोन एरिया है 2 हेक्टर्स का, एंड अ क्रॉप्ड एरिया ऑफ 4 हेक्टर्स, यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है 4 हेक्टर्स, तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या आएगी? तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी 200%। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ग्रॉस डिवाइड बाय नेट इनटू 100। अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी मोर देन 200% है, इसका मतलब है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, 3 और मोर देन 3 क्रॉप्स। नाउ इंडिया की नेशनल एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज़ 155.9%। इग्नोर दिस 155.9%। इफ़ अ फार्मर ग्रोज राइस इन खरीफ, wheat in rabi and green gram in summer on the same field, what is cropping intensity? नाउ ये सेम ही क्वेश्चन है पर इसका पूछने का तरीका अलग है, तो ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 3 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं 1 हेक्टेयर लैंड पे, सो द क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम्स टू बी 300%। नाउ विद इन क्रॉपिंग सिस्टम अभी हमने समझ लिया है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, हमने समझा क्रॉपिंग सिस्टम क्या होती है, हमने समझा क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और कैसे वो लोग अलग हैं। अब क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास इंटेंसिव क्रॉपिंग हो सकती है या एक्सटेंसिव क्रॉपिंग हो सकती है। इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ इंटेंसिव क्रॉपिंग? इंटेंसिवली क्रॉपिंग करना यानी कि ग्रोइंग मोर क्रॉप्स पर ईयर ऑन द सेम लैंड। अभी हमने पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिवली जब हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड तो वो इंटेंसिव क्रॉपिंग होगी। पर एक्सटेंसिव क्रॉपिंग उसका ऑपोजिट, ग्रोइंग 1 क्रॉप पर 1 ईयर ओवर लार्ज एरियाज एंड लेस इनपुट्स। जब हम एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं पर ईयर, लार्जर एरिया पे ग्रो कर रहे हैं, तो हम एक्सटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं। एंड इंटेंसिव यानी जब हम ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ऑन द सेम लैंड, दैट इज़ इंटेंसिव क्रॉपिंग। नाउ व्हाट आर द बेसिक रूल्स और आइडियाज़ बिहाइंड इंटेंसिव क्रॉपिंग? इंटेंसिव क्रॉपिंग मतलब क्या होता है और इसके रूल्स आइडियाज़ क्या हैं, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। इंटेंसिव क्रॉपिंग मिनिमाइजिंग टर्न अराउंड टाइम, यानी कि एक फील्ड को खाली छोड़ना 2 महीने तक। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, प्रिपेयर करें लैंड क्विकली और सो करें द नेक्स्ट क्रॉप इमीडिएटली। इंटेंसिव क्रॉपिंग करना, स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करना ताकि हम स्पीड कर सकें लैंड प्रिपरेशन बिटवीन क्रॉप्स। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी कि इंटेंसिव क्रॉपिंग में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जब हमें ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने हैं। हमें इरीगेशन, फर्टिलाइज़र, सीड्स, लेबर सब चाहिए। देन हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जब हमने ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? अब मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब हो गया इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन बोथ टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। अब इसमें 2 वर्ड्स आपको याद रखना है, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। मैं इसलिए याद रखवा रही हूँ क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे एक और चीज़ जो कि है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में हम पढ़ेंगे टाइम डायमेंशन, राइट। सो इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग में हमको याद रखना है टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस। टाइम और स्पेस डायमेंशन यानी यहाँ हम सिर्फ 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। मतलब टाइम यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने हैं आफ्टर वन अनदर इन अ ईयर, और स्पेस यानी हमको वो सेम फील्ड पे क्रॉप्स ग्रो करने हैं। तो दैट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, जहाँ पे हम टाइम और स्पेस डायमेंशन दोनों में जब हम क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में मिक्स्ड क्रॉपिंग, रो क्रॉपिंग, स्ट्रिप्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग समझेंगे। एंड सिक्वेंशियल में डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल क्रॉपिंग और रटून क्रॉपिंग भी समझेंगे। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो करना, तो वो इंटर क्रॉपिंग हो गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब
सब कुछ मिक्स है ना, कोई रो अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, लाइन नहीं है कि ये क्रॉप है, ये क्रॉप है, नहीं, सब कुछ मिक्स्ड है। सीड्स को हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया है रैंडमली, जैसे कि हमने सोरघम, पर्ल, मिलेट, काउपी सबको मिक्स करके जब हमने सो करा है, सो दैट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग यानी कि हमने डिस्टिंक्ट रोज़ बनाए हैं हर क्रॉप के लिए, ताकि हम बेटर मैनेजमेंट कर सकें, स्पेस कर सकें, स्पेस जैसे कि हम 1:1 के रो में चलते हैं। रो क्रॉपिंग में हम 1:1 क्रॉपिंग करते हैं। इसको आपको समझ आएगा जब हम स्ट्रिप क्रॉपिंग समझेंगे। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी वाइड स्ट्रिप्स में क्रॉप जब हम ग्रो कर रहे हैं। अब ये रो क्रॉपिंग से कैसे अलग है? रो क्रॉपिंग में हम 1:1 में कर रहे थे कोई भी क्रॉप को ग्रो, और स्ट्रिप्स में हम वाइड स्ट्रिप्स में कर रहे हैं, जैसे कि 6:4 की स्ट्रिप बना ली हमने। इट्स नॉट सेम कि 1:1 की इसमें सेम नहीं है, बट स्ट्रिप्स में हम वाइड स्ट्रिप्स में जब हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज़ स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। और रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले मतलब हमने हमारे लेक्चर 3 में भी समझा था कि जब हम सेकेंड क्रॉप को सो कर रहे हैं बिफोर फर्स्ट वन इज़ हार्वेस्टेड, तो ताकि थोड़ा सा ओवरलैप पीरियड रहता है बिटवीन पार्ट ऑफ द ग्रोथ साइकिल, यानी कि हमने फर्स्ट क्रॉप को सो करा, पर जैसे इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली थी हमने उसकी जस्ट थोड़ी ही पहले फिर सेकेंड क्रॉप को ग्रो करा। सो यानी थोड़ा सा ही सिर्फ ओवरले पीरियड रहा, सो दैट इज़ रिले इंटरक्रॉपिंग। नाउ इसको समझते हैं। मिक्स्ड यानी कोई रोज़ नहीं है, मिक्स कर दिया है, सब क्रॉप साथ में ग्रो करेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। रो मतलब हमने डिस्टिंक्ट रोज़ बनाए, सब साथ में ग्रो करेंगे 1:1। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग यानी वाइड स्ट्रिप्स हैं, सारे साथ में ही ग्रो करेंगे, जैसे 6:4 में हमने ग्राउंडनट और रेड ग्राम को किया। अब रिले यानी जैसे ही पहला क्रॉप मैच्योर होने वाला था, जस्ट उसके हार्वेस्ट के पहले हमने सेकेंड क्रॉप को ग्रो कराया, तो सब साथ में ग्रो नहीं करते, देयर इज़ अ पार्शियल ओवरलैप, जैसे कि हमने राइस और पर्ल्स को ग्रो कराया ना स्टैंडिंग राइस। अब हम सेकेंड क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंस नाम से क्या समझ आ रहा है? सीक्वेंस यानी जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमने 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप ग्रो की आफ्टर वन अनदर, है ना। पहला वाला क्रॉप जब हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसके पहला वाला क्रॉप था वो हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद फिर हमने सेकेंड क्रॉप ग्रो किया एक सीक्वेंस में। कोई भी इंटरक्रॉप कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कभी भी वो लोग साथ में ग्रो नहीं करते। हम सीक्वेंस को हम फॉलो करके जब क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद एक, इसलिए हम इसको सिर्फ टाइम डायमेंशन फॉलो करते हैं, स्पेस डायमेंशन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि स्पेस डायमेंशन सिर्फ उन क्रॉप्स के लिए फॉलो होगा, राइट, जहाँ पे हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। अब इसलिए सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिर्फ हम टाइम डायमेंशन को इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ पर हम एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जब दूसरे क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई है। सो अब सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट है डबल, ट्रिपल या क्वाड्रपल क्रॉपिंग, यानी 2 क्रॉप्स पर ईयर, यानी एक के बाद एक 2 क्रॉप्स को उगाना। ट्रिपल यानी 3 क्रॉप्स को, और क्वाड्रुपल यानी 4 क्रॉप्स को पर ईयर उगाना, ग्रो करना आफ्टर वन अनदर। नाउ सेकेंड इज़ रटून क्रॉपिंग। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने शुगर केन को ग्रो करा, उसके बाद हम शुगर केन की जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमने इतना पार्ट हार्वेस्ट करा, और ये जो रह गया दैट इज़ स्टबल, जो उसका रह गया स्टबल, तो वो हमने वहाँ छोड़ दिया। और जो हम सेकेंड क्रॉप अब ग्रो करेंगे, वो इसी स्टबल की रीग्रोथ से जो क्रॉप आएगा वो हम हार्वेस्ट करेंगे, तो दैट इज़ रटून क्रॉपिंग। कोई न्यू प्लांटिंग की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली सिक्वेंशियल नहीं है, बट एक अनदर क्रॉप साइकिल की तरह ही हम इसे काउंट करते हैं। जैसे कि हमने ये शुगर केन हार्वेस्ट करा, तो जब हमने हार्वेस्ट करा तो हमने यहाँ तक हार्वेस्ट करा, तो ये पार्ट जो रह गया, फिर अगली साइकिल में इसी पार्ट से अब नया शुगर केन आएगा। इसको हम रटून क्रॉपिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सॉर्गम रटून फॉर फॉडर एंड शुगर केन रटून क्रॉप आफ्टर मेन शुगर केन हार्वेस्ट। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ रटून क्रॉपिंग। एक और बार समझाती हूँ। शुगर केन है, इसको हार्वेस्ट करा यहाँ तक, ये जो पार्ट रह गया नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में अब इसी पार्ट से पूरा नया शुगर केन आएगा। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज रटून क्रॉपिंग। नाउ लेट अस सी सम MCQs. First question says the practice of growing a crop from regrowth of stubbles after harvest is ratoon cropping. अभी हमने समझा जो हमारा stubble रह गया उससे जो regrowth होगा वो ratoon cropping होगा. Then growing 2 or more crops simultaneously without any row arrangement, कोई भी बिना row arrangement के जब हम crops grow कर रहे हैं that is mixed intercropping. Then
ग्रोइंग मेज एंड ग्रीन ग्राम इन 1:1. सो 1:1 में जो हो रहा है दैट इज़ रो इंटरक्रॉपिंग. देन विच क्रॉपिंग सिस्टम हैज़ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन ओनली इन टाइम डायमेंशन. सिर्फ टाइम डायमेंशन को जब हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, और जब हम टाइम और स्पेस दोनों को फॉलो करेंगे दैट वुड बी मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि उसमें हम स्पेस को भी देख रहे हैं क्योंकि मल्टीपल क्रॉप साथ में ग्रो कर रहे हैं. सो आई अगेन वॉन्ट टू टेल यू कि ये हमारा सिलेबस है जिसको हम फॉलो करके पढ़ रहे हैं. तो अभी हमने इतना पोर्शन कर लिया है कंप्लीट. ऑल्सो हमने सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन भी देख लिया है. इन द नेक्स्ट क्लास हम लैंड इज़ ड्राई यानी हम पूरा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे. हम सीड को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीड की डॉर्मेंसी, सीड की वायबिलिटी, सीड सर्टिफिकेशन, सीड के कलर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सीड हम कवर करेंगे. एंड एक और क्लास लगेगी जिसमें हम जो बाकी के टॉपिक्स हैं मीटरोलॉजी, क्रॉप वेदर एडवाइजरी, प्रिसीशन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सबको कंप्लीट करेंगे. सो 2 more क्लास एंड यूनिट 1 वुड बी कम्प्लीटली कंप्लीट. और अगर कुछ और टॉपिक इससे रह जाएंगे छोटे छोटे जो अभी बाई चांस अगर कवर नहीं हुए होंगे तो हम एक मिसक्लेनियस क्लास भी ले लेंगे जिसमें हम यूनिट 1 को कंप्लीट कवर करेंगे. और हम एक मिसक्लेनियस क्लास ले सकते हैं जिसमें हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं यूनिट 1 के कंप्लीट, कुछ PYQs और कुछ और MCQs को बनाकर. इफ़ यू लाइक दिस सजेशन यू कैन टेल मी. अगर ऐसे आपको कोई क्लास चाहिए जहाँ पे हम यूनिट 1 के कंप्लीट MCQs लेकर आए, अगर हाँ तो वी कैन ब्रिंग दैट. अदरवाइज़ हम यूनिट 2 यानी कि हमारा सॉइल वाला यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे. आई होप यू आर लाइकिंग दी सेशंस. प्लीज़ वॉच अदर सेशंस टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.